टी, जिसका घर, जिसका कल्चर, जिसके गॉड्स, सब कुछ, आई मीन एवरीथिंग, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ है। हाँ, आप सोचो, उसी जमीन के नीचे जो मिनरल्स हैं, उनके लिए उन्हें वहां से हटा दिया जाए, क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। वेलकम दोस्तों, आज हम ऐसी ही कुछ कॉम्प्लेक्स और सुपर इंपॉर्टेंट बातों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये डिस्कशन इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज की लाइफ, उनके चैलेंजेस और उनके लिए बनी पॉलिसीज के अराउंड घूमेगा। बिल्कुल। और हाँ, इससे पहले कि हम इस ज्ञान के समंदर में गोते लगाएं, मेक श्योर तुम सब्सक्राइब बटन हिट कर रहे हो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो, क्योंकि हम ऐसी डिस्कशंस लाते रहते हैं। और अगर ये डिस्कशन वैल्यूएबल लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स, समझे? बिल्कुल। आज का हमारा मिशन है पिछले कुछ सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिकोड करना। वील एक्सप्लोर की माइनिंग, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का ट्राइबल सोसाइटीज पर क्या असर हुआ है इन अ वेरी वेरी डिटेल्ड वे। एग्जैक्टली। तो हमारा लर्निंग मैप कैसा दिखेगा? ये एक मैराथन सेशन होने वाला है, तो गेट रेडी। हम शुरू करेंगे माइनिंग के इम्पैक्ट से, जो 2024 का क्वेश्चन है। उसके बाद मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस 2023। फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट्स 2021 के असर को समझेंगे। उसके बाद हम ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के फंक्शंस, जॉब रिजर्वेशंस के इफेक्ट्स और आखिर में ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर इम्पैक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। इट इज। सो आर यू रेडी? चलिए इसकी परतें खोलते हैं। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। Let's do it. Question text 2024. Discuss the economic, social and developmental impacts on tribal communities with special reference to mining. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक, सोशल, डेवलपमेंटल ऑफ माइनिंग ऑन इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज। Essentially सवाल ये है कि माइनिंग यानी खनन से ट्राइबल कम्युनिटीज पर आर्थिक, सामाजिक और विकास, इन डायमेंशंस में क्या-क्या असर पड़ता है? राइट। इट्स अ क्वेश्चन अबाउट द हिडन कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना? Exactly. The hidden costs. आई थिंक एक रियल लाइफ स्टोरी इसको बहुत कॉन्क्रीट बना देगी। सोचो ओडिशा के नियमगिरी हिल्स के बारे में। हाँ, नियमगिरी। वहाँ डोंगरिया कोंद ट्राइब रहती है। उनके लिए वो पहाड़ उनका भगवान है, नियम राजा। जब वहाँ बॉक्साइट माइनिंग का प्लान आया तो उनके पूरे एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठ गया। उनकी आइडेंटिटी पे सवाल उठ गया। हाँ, इट्स नॉट जस्ट लैंड, इट्स देयर आइडेंटिटी। ये एक परफेक्ट माइक्रो स्टोरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। Absolutely, that story captures the essence of the conflict. चलो अब देखते हैं कि एक ग्रेट आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें। ओके। फर्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन पर। यू हैव टू सेट द स्टेज पावरफुली। आप अपने आंसर की शुरुआत एक पावरफुल डेटा पॉइंट से कर सकते हो। जैसे? फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज 8.6% पॉपुलेशन सेंसस 2011 के हिसाब से ट्राइबल हैं और ये लोग अक्सर रिसोर्स रिच एरियाज में रहते हैं। दिस जोग्राफिकल रियलिटी मेक्स देम द मोस्ट वल्नरेबल टू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज। ये कॉन्टेक्ट सेट कर देता है कि हम किसी छोटे ग्रुप की नहीं बल्कि एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। राइट। तो इंट्रो एक हार्ड फैक्ट से एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। अब आते हैं मेन बॉडी ऑफ द आंसर पर। ये मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स को कैसे ब्रेक डाउन करें? We can divide the body into three clear segments. First, A, economic impacts. यहाँ दो मेन पॉइंट्स हैं। सबसे इमीडिएट वाला है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स। माइनिंग से जंगल, जमीन, पानी के सोर्सेज सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे उनका सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर जो लाइवलीहुड बेस्ड है वो छीन जाता है। इसका कोई रियल एग्जाम्पल? हाँ बिल्कुल। ओडिशा का क्योंझर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ हो और संथाल ट्राइब्स के साथ ऐसा हुआ जब उनके फॉरेस्ट को आयरन और माइनिंग के लिए क्लियर कर दिया गया। तो उनका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो सेंचुरीज से बना था वो एकदम से कोलैप्स हो जाता है। सेकंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? सेकंड है एक्सप्लॉयटेशन एंड डेप्रिवेशन। देखो, डिस्प्लेसमेंट से उनकी कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन होती है। ये टर्म ग्रेट इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने दिया था। कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनकी बेसिक एबिलिटीज और फ्रीडम टू लिव अ लाइफ दे वैल्यू वो उनसे छीन ली जाती है। जो जॉब्स उन्हें माइनिंग कंपनीज में मिलती भी हैं वो टेम्पररी, लो पेइंग और एक्सप्लॉयटेटिव होती हैं। ओह, दे बिकम लेबरर्स ऑन द सेम लैंड दे वंस ओन्ड। दैट्स अ पावरफुल कॉन्सेप्ट। मतलब सेल्फ सफिशिएंट ओनर से डिपेंडेंट लेबरर्स। ओके, ये हो गया इकोनॉमिक साइड। सोशल फैब्रिक का क्या, वो कैसे इफेक्ट होता है? दैट ब्रिंग्स अस टू आवर सेकंड सेगमेंट, बी, सोशल इंपैक्ट्स। यहाँ पहला पॉइंट है कल्चरल इरोजन एंड हेल्थ हैजर्ड्स। राइट। अपने एंसेस्ट्रल लैंड से अलग होने पर उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे ट्रेडिशनल हीलिंग रिचुअल्स या सेक्रेड फेस्टिवल्स ये सब खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ की बैगा ट्राइब का उनके फॉरेस्ट से एक डीप कनेक्शन है जो लॉस्ट हो जाता है। साथ ही माइनिंग पोल्यूशन से गंभीर हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे जादूगुड़ा में यूरेनियम माइनिंग से रेडिएशन एक्सपोजर हुआ। स्कॉलर पॉल फार्मर इसको स्ट्रक्चरल वायलेंस कहते हैं। स्ट्रक्चरल वायलेंस? हाँ। मतलब इट्स नॉट अ पर्सन अटैकिंग देम बट द सिस्टम इटसेल्फ इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट कॉजेज देम हार्म। स्ट्रक्चरल वायलेंस, ये तो एकदम चिलिंगली एक्यूरेट टर्म है। मतलब द हार्म इज बिल्ट इनटू द सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ। सेकंड सोशल इंपैक्ट क्या है? वो है इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी। जब बाहर से नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन काम के लिए आती है तो सोशल कंपटीशन बढ़ता है।
रिसोर्सेज पर प्रेशर क्रिएट होता है। इसमें ट्राइबल वुमेन एक डबल मार्जिनलाइजेशन फेस करती हैं। उनके ट्रेडिशनल रोल्स जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज कलेक्ट करना वो छिन जाते हैं और नए सोशल एनवायरनमेंट में उन्हें एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है। मेक सेंस। इकोनॉमिक, सोशल। अब आते हैं फाइनल पीस ऑफ द पजल पर, सी डेवलपमेंटल इम्पैक्ट्स। इसमें भी दो क्रूशियल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, वाटर डिप्लीशन। ये सब उनकी ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज और अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज को डिस्टर्ब कर देता है। राइट। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कोरबा, छत्तीसगढ़ में, जहां कोल माइनिंग ने गोंद ट्राइब के लिए जरूरी फॉरेस्ट लैंड्स को डिग्रेड कर दिया। इससे उनका सर्वाइवल बहुत हार्डर हो गया। तो जो एनवायरनमेंट उन्हें सस्टेन करता था वही डिस्ट्रॉय हो गया। इस डेवलपमेंट का दूसरा साइड क्या है? वो है स्क्यूड डेवलपमेंट। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनता है, पर इसका प्राइमरी फायदा कॉर्पोरेट्स और माइनिंग ऑपरेशंस को मिलता है, डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स को नहीं। इसे डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन या डीएमएफ फंड्स जो स्पेसिफिकली उनके वेलफेयर के लिए हैं, वो भी पुअर गवर्नेंस और करप्शन के कारण आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। वाओ, दैट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन। इट्स क्लियर कि ये डेवलपमेंट उनके लिए नहीं है। तो ये सब एक्सप्लेन करने के बाद एक पावरफुल कंक्लूजन कैसे लिखें? कंक्लूजन को समराइज करना चाहिए और एक वे फॉरवर्ड देना चाहिए। आप कह सकते हो कि द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज इज वन ऑफ सिस्टेमिक एलियनेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। और सोल्यूशन? सोल्यूशन के लिए जरूरी है कि डिसीजन मेकिंग में ट्राइबल कम्युनिटीज की फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी FPIC ली जाए। दिस अलाइंस विद अमर्त्य सेन's विजन ऑफ डेवलपमेंट एज फ्रीडम। इट पुट्स देम बैक इन द ड्राइवर सीट। क्रॉस क्वेश्चन से सॉलिडिफाई करते हैं। फर्स्ट, एक इम्पैक्टफुल आंसर के लिए इकोनॉमिक, सोशल और डेवलपमेंटल इम्पैक्ट्स को इंटरलिंक कैसे करना चाहिए? सिंपल है, एक चेन रिएक्शन दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ लाइवलीहुड इकोनॉमिक से माइग्रेशन और सोशल डिस्ट्रप्शन होता है, जिससे कल्चरल इरोजन सोशल होता है। ये एक डीपर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। ग्रेट टिप। सेकंड, आपने अमर्त्य सेन का टर्म कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन यूज किया। इसे एग्जाम में सिंपल तरीके से कैसे समझा सकते हैं? बस ये कहिए कि इसका मतलब है उस आज़ादी और उन मौकों को खो देना जिससे आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग मनी बट अबाउट लूजिंग चॉइसेस। थर्ड, नियमगिरी हिल्स या जादूगुड़ा जैसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स यूज करने से मार्क्स कितने बूस्ट होते हैं? बहुत ज्यादा। इट टेक्स योर आंसर फ्रॉम बीइंग जेनेरिक टू स्पेसिफिक एंड क्रेडिबल। ये दिखाता है कि आपने सिर्फ थ्योरी नहीं रटी, बल्कि उसे रियल वर्ल्ड केसेस में अप्लाई भी कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल वायलेंस जैसा टर्म यूज करने का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है? इट एलिवेट्स योर आंसर। ये दिखाता है कि आप समझते हैं कि प्रॉब्लम एक्सीडेंटल या किसी एक इंसान की गलती से नहीं है, बल्कि हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में सिस्टेमिक फ्लॉज का रिजल्ट है। इट्स एन एनालिटिकल टर्म। फिफ्थ, कंक्लूजन को सिर्फ समरी न बनाकर फॉरवर्ड लुकिंग कैसे बनाएं? प्रॉब्लम को दोबारा स्ट्रेट मत करो, एक प्रिंसिपल बेस्ड सोल्यूशन ऑफर करो। फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट जैसा मैकेनिज्म सजेस्ट करना दिखाता है कि आप कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हो। लास्ट वन, डीएमएफ फंड्स का क्रिटिक ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? इट डेमोन्स्ट्रेट्स अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। ये दिखाता है कि आप सिर्फ पॉलिसीज के बारे में नहीं, उनके इंप्लीमेंटेशन में जो गैप्स हैं उनके बारे में भी अवेयर हो। ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी है। नाउ फॉर एवरीवन लिसनिंग, दिस इज की। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग mining leads to capability deprivation and structural violence against tribal communities, turning development into a tool of systematic alienation. चलो रिहर्स करो। What a powerful sentence to remember. तो मिनी रिकैप ये है, in short, mining disproportionately harms tribal communities on economic, social and developmental fronts, making the model of development itself questionable. Cool ना? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 से, and it's about democracy's role. Okay. Question text 2023. Critically examine the impact of modern democratic institutions on contemporary tribal societies. Illustrate with suitable ethnographic examples. और इसका broad micro theme, dual impact, empowerment versus marginalization of modern democratic institutions on tribal societies. हाँ, Okay, critically examine. यहाँ कीवर्ड है, मतलब we need to look at both sides of the coin. आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थानों जैसे हमारा इलेक्टोरल सिस्टम या पंचायत का आदिवासी समाज पर क्या असर हुआ है? exactly. Is it a story of empowerment or a story of marginalization? It's a double-edged sword. इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी FRA 2006। ऑन पेपर ये एक्ट एक डेमोक्रेटिक टूल है जो ट्राइबल्स को एम्पावर करता है, उन्हें उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट लैंड्स पर राइट्स देकर। ये एम्पावरमेंट है, राइट। लेकिन रियलिटी में इसका इंप्लीमेंटेशन इतना पुअर है कि क्लेम रिजेक्शन रेट बहुत सारे स्टेट्स में बहुत हाई है। दिस लीड्स टू मार्जिनलाइजेशन। एक ही चीज के दो साइड हैं, समझे? गॉट इट। तो ये क्लासिक इंटेंट वर्सेस रियलिटी वाला गैप है। तो इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें? इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एक क्रिटिकली एग्जामिन क्वेश्चन के लिए आप एक स्कॉलर बेस्ड हुक से शुरू कर सकते हो जो तुरंत दोनों साइड्स दिखा दे। जैसे द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑन ट्राइबल सोसाइटीज इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ एम्पावरमेंट एंड मार्जिनलाइजेशन।
This duality is reflected in the classic debate between Varrier Elwin, who advocated for protecting their culture, and Christoph von Führer-Heimenhoff, who argued for their political inclusion. ओह वाओ, इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि you know the foundational debates on this topic. ब्रिलियंट। ये एक बहुत एकेडमिक टोन सेट करता है। अब आते हैं बॉडी पर, दोनों साइड्स को बैलेंस कैसे करें? We divide the body into two clear halves. First, A. Positive impacts. Political and legal empowerment. इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं. First, political representation. रिजर्वेशन सिस्टम ने उन्हें लेजिस्लेचर्स और लोकल बॉडीज में एक पॉलिटिकल वॉइस दी है. जयपाल सिंह मुंडा जैसे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्रूशियल रोल प्ले किया, इंश्योरिंग ट्राइबल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अ सीट एट द टेबल। सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? लीगल सेफगार्ड्स. कॉन्स्टिट्यूशन के 5th और 6th शेड्यूल्स उनके लैंड, कल्चर और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइंड है. एक ग्रेट एग्जाम्पल है मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो 6th शेड्यूल के अंडर आती है. वो उन्हें एक सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ सेल्फ गवर्नेंस देती है. और फाइनल पॉजिटिव पॉइंट? राइट्स एडवोकेसी. डेमोक्रेटिक सिस्टम, स्पेशली द जुडिशरी, उन्हें अपने राइट्स के लिए फाइट करने का एक प्लेटफॉर्म देता है. डोंगरिया कौंद ट्राइब की नियमगिरी हिल्स को बचाने की जीत सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से ही पॉसिबल हुई. ये जुडिशियल पावर दिखाता है. ओके, ये हुई एम्पावरिंग साइड। अब चलते हैं डार्क साइड पर, बी, नेगेटिव इम्पैक्ट्स। कल्चरल इरोजन एंड एक्सप्लॉयटेशन क्या है? इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, कल्चरल इरोजन. मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स जैसे पंचायत सिस्टम वो अक्सर ट्रेडिशनल लीडरशिप सिस्टम्स को ओवरराइड और वीकन कर देते हैं, जैसे संथाल्स का मंजी सिस्टम. तो नया सिस्टम पुराने को रिप्लेस कर देता है. सेकंड नेगेटिव पॉइंट, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट. लीगल प्रोटेक्शंस के बावजूद स्टेट अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी पावर यूज करता है, जिससे डिस्प्लेसमेंट होता है. छत्तीसगढ़ में गोंड्स का डिस्प्लेसमेंट कोल माइनिंग के लिए एक रिकरिंग स्टोरी है. ये दिखाता है कि डेमोक्रेटिक लॉज उन्हें पावरफुल इंटरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं. और थर्ड नेगेटिव पॉइंट? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन फेलियर. ये सबसे बड़ा इशू है. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, FRA और PESA जैसे कानून ऑन पेपर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुअरली इंप्लीमेंटेड हैं. ब्यूरोक्रेसी अक्सर इनडिफरेंट होती है, क्लेम्स डिले होते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं. इससे एम्पावरमेंट का टूल फ्रस्ट्रेशन का सोर्स बन जाता है. ये एक बहुत बैलेंस्ड व्यू है. तो इसका कंक्लूजन कैसे करें? कंक्लूजन में इन दोनों साइड्स को सिंथेसाइज करना है. आप कंक्लूड कर सकते हो, while constitutional safeguards provide a framework for political inclusion, failures in implementation often lead to alienation. Meaningful progress के लिए पैसा एक्ट की rigorous implementation के थ्रू ग्राम सभास को एम्पावर करना जरूरी है. Fantastic summary. चलो, क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड. फर्स्ट, क्रिटिकली एग्जामिन आंसर को स्ट्रक्चर करने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है कि पहले एक साइड प्रेजेंट करो, जैसे सारे पॉजिटिव्स, और फिर दूसरी साइड यानी सारे नेगेटिव्स. इससे एक क्लियर लॉजिकल फ्लो बनता है, जिसके बाद एक बैलेंस्ड कंक्लूजन आता है. सेकंड, वरियर एल्विन और हाइमेंडॉफ जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम लेना कितना इंपॉर्टेंट है? यस, इट एड्स एकेडमिक वेट. ये सिग्नल करता है कि आप एक जेनेरिक ओपिनियन नहीं दे रहे, बल्कि इस इशू के इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री और की डिबेट से वाकिफ हो. थर्ड, 5th और 6th शेड्यूल में बेसिक डिफरेंस क्या है और ये यहाँ रेलेवेंट क्यों है? 5th शेड्यूल मेनलैंड इंडिया के ट्राइबल एरियाज में अप्लाई होता है. 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के स्पेसिफिक स्टेट्स में अप्लाई होता है और पावरफुल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्रिएट करता है. इन्हें मेंशन करना दिखाता है कि आपको एम्पावरमेंट के स्पेसिफिक लीगल टूल्स पता हैं. फोर्थ, एम्पावरमेंट और मार्जिनलाइजेशन के बीच बैलेंस कैसे दिखाएं? एक ग्रेट टेक्निक है काउंटर पॉइंट यूज करना. हर पॉजिटिव पॉइंट के साथ आप उसकी लिमिटेशन हिंट कर सकते हो. जैसे जब आप लीगल सेफगार्ड्स मेंशन करें, आप ऐड कर सकते हैं ऑल्दो देयर इंप्लीमेंटेशन रिमेन्स अ चैलेंज. फिफ्थ, PSA एक्ट इस आंसर में इतना क्रूशियल क्यों है? क्योंकि पैसा एक लौता सबसे इंपॉर्टेंट कानून है जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को ट्रेडिशनल ट्राइबल गवर्नेंस यानी ग्राम सभा से लीगली मर्ज करने की कोशिश करता है. इट इज द लीगल ब्रिज बिटवीन द टू वर्ल्ड्स. और सिक्स्थ, एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड क्यों होना चाहिए? क्योंकि एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर आपका रोल सिर्फ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना नहीं, बल्कि सॉल्यूशंस फाइंड करना है. एक सोल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन एक कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट दिखाता है. चलो इस कोर आइडिया को प्रैक्टिस करते हैं. प्रैक्टिस सेइंग modern democratic institutions present a paradox for tribal societies. They offer tools for empowerment, yet often lead to marginalization due to systemic implementation gaps. अब तुम्हारी बारी. परफेक्ट. और मिनी रिकैप. इन शॉर्ट, डेमोक्रेसी ने ट्राइबल्स को ऑन पेपर वॉइस और राइट्स दिए हैं, पर सिस्टेमिक फेलियर्स उन्हें उन बेनिफिट्स को फुली रियलाइज करने से रोकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है 2021 से. ये जमीन से जुड़ा एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है. क्वेश्चन टेक्स्ट 2021. Discuss the impact of successive land acquisition acts on tribal social organization. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन ऑन द ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज. हाँ. यहाँ कीवर्ड है सोशल ऑर्गेनाइजेशन. सवाल सिर्फ जमीन खोने का नहीं है,
ये है कि उस लॉस से उनका पूरा सोशल वर्ल्ड कैसे शैटर हो जाता है। सक्सेसिव वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक लंबी हिस्ट्री इस इशू की। इसके लिए मेरे पास एक एनालॉजी है। इमेजिन करो एक जेंगा टावर। ओके, हर ब्लॉक एक फैमिली या कम्युनिटी कस्टम का हिस्सा है। जमीन फाउंडेशन है। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट्स आते हैं और नीचे से ब्लॉक्स निकालना शुरू कर देते हैं। पूरा टावर हिल जाएगा। एग्जैक्टली पूरा टावर, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन अनस्टेबल हो जाता है और इवेंचुअली कोलैप्स कर जाता है। आपस के कनेक्शंस टूट जाएंगे। सिंपल है ना? That's a brilliant and very visual analogy. Yeah. Let's start with the introduction. एक historical angle वाले क्वेश्चन के लिए एक historical context बेस्ट है। जैसे the Land Acquisition Act of 1894, a colonial legacy, prioritized the state's public purpose over the customary rights of tribal communities. This foundational bias has continued in successive legislations, leading to systemic alienation. ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर अटैक करता है। ओके, इंट्रोसेट कॉलोनियल हैंगओवर वाली फ्रेम। अब बॉडी में ये जेंगा टावर कैसे गिरता है, ये एक्सप्लेन करते हैं। We can structure the body in 3 parts, cascading effect दिखाते हुए। First, A, disruption of economic and communal structures. इसमें 2 पॉइंट्स हैं। 1, loss of livelihoods. उनकी subsistence economy destroy हो जाती है। कैश कॉम्पेंसेशन उनके लाइफ लॉन्ग रिसोर्सेज को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। उन्हें वेज लेबरर्स बनने पे मजबूर किया जाता है। और इसका सेकंड पॉइंट, ओनरशिप से रिलेटेड, राइट? एग्जैक्टली, इरोजन ऑफ कम्युनल ओनरशिप। ट्राइबल सोसाइटीज में अक्सर कलेक्टिव या कम्युनिटी ओनरशिप होती है जमीन की, जिसे ये कानून रिकॉग्नाइज नहीं करते। ओह, हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट्स जैसे संथाल होल या मुंडा उलगुलान फंडामेंटली इसी एलियनेशन के खिलाफ थे। दैट्स अ पावरफुल हिस्टोरिकल कनेक्शन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर सेकंड लेयर ऑफ इंपैक्ट क्या है? सेकंड है बी, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल गवर्नेंस एंड सोशल कोहेजन। यहां भी 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, डिसएम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल काउंसिल्स। एक्विजिशन प्रोसेस उनके ट्रेडिशनल गवर्नेंस बॉडीज जैसे ग्राम सभा को कंप्लीटली बाईपास कर देता है। और इससे सोशल कोहेजन कैसे इफेक्ट होती है? इट लीड्स टू द वीकनिंग ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। डिस्प्लेसमेंट कम्युनिटी को फिजिकली स्कैटर कर देता है। फैमिलीज अलग अलग जगह रीसेटल होती हैं, जिससे किनशिप टाइज और सोशल सपोर्ट सिस्टम्स टूट जाते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जहां डिस्प्लेस्ड फैमिलीज अलग अलग स्टेट्स में स्कैटर हो गई, अपना कम्युनिटी नेटवर्क हमेशा के लिए खो दिया। दिस इज गेटिंग डीपर एंड सैडर। थर्ड एंड फाइनल इम्पैक्ट क्या है? थर्ड है सी, कल्चरल एंड जेंडर्ड एलियनेशन। पॉइंट 1 है लॉस ऑफ सेक्रेड स्पेसेस। उनके सेक्रेड ग्रोव्स, बरियल ग्राउंड्स सब जमीन से जुड़े होते हैं। जब जमीन एक्वायर होती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में बैगा ट्राइब के साथ ऐसा हुआ, उनके सेक्रेड ग्रोव्स डैम में सबमर्ज हो गए। और विमेन पर स्पेसिफिक इम्पैक्ट? वो सेकंड पॉइंट है, जेंडर डिसएम्पावरमेंट। विमेन नेचुरल रिसोर्सेज की प्राइमरी मैनेजर्स होती हैं। जब ये रिसोर्सेज छिन जाते हैं, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सोशल स्टेटस दोनों अफेक्ट होते हैं। उन्हें कॉम्पेंसेशन प्रोसेस में भी आमतौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो ये सब सुनने के बाद उनके वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन तो टोटल लग रहा है। इसका कंक्लूजन कैसे करें? कंक्लूजन में इस डिस्ट्रक्शन को समराइज करना है, लेकिन आगे भी देखना है। सक्सेसिव लैंड एक्विजिशन एक्ट्स हैव स्ट्रक्चरली अंडरमाइंड ट्राइबल सोसाइटीज। To mitigate this, rigorous enforcement of safeguards like the Forest Rights Act and prioritizing the principle of free, prior and informed consent, FPIC, is crucial. ग्रेट, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। 1, सक्सेसिव वर्ड पर फोकस करना क्यों जरूरी है? ये आपको एक हिस्टोरिकल नैरेटिव बिल्ड करने देता है। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम एक सिंगल लॉ की नहीं, बल्कि कॉलोनियल एरा से आज तक का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेकंड, संथाल हुल और मुंडा उलगुलान जैसे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऐड करने का स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या है? ये प्रूफ करते हैं कि लैंड एलिनेशन के अगेंस्ट ट्राइबल रेजिस्टेंस कोई नया फिनोमेना नहीं है। इससे हिस्टोरिकल डेप्थ मिलती है। थर्ड, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स मेंशन करने चाहिए? 4 चीजें जरूर कवर करनी चाहिए। उनका इकोनॉमिक सिस्टम, कम्युनल ओनरशिप, गवर्नेंस सिस्टम, ट्राइबल काउंसिल्स, सोशल रिलेशनशिप्स, किनशिप और कल्चरल प्रैक्टिसेस, सेक्रेड स्पेसेस। फोर्थ, जेंडर्ड इम्पैक्ट पर अलग से पॉइंट होना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपके एनालिसिस में एक लेयर ऑफ नुआंस ऐड करता है। ये दिखाता है कि आप समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का इम्पैक्ट यूनिफॉर्म नहीं है और विमेन एक स्पेसिफिक और ज्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंस फेस करती हैं। फिफ्थ, फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, FPIC का आखिर मतलब क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड है। फ्री मतलब बिना दबाव के, प्रायर मतलब एक्टिविटी शुरू होने से पहले, इन्फॉर्म्ड मतलब उनके पास सारी जानकारी हो, और कंसेंट मतलब उनके पास नो कहने का राइट हो। लास्ट वन, LAR एक्ट 2013 जैसा रीसेंट लॉ मेंशन करना क्यों अच्छा है? ये दिखाता है कि आप रीसेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट से अपडेटेड हैं। 2013 का एक्ट कॉलोनियल 1894 एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था और उसमें कंसेंट के लिए स्ट्रॉन्गर प्रोविजंस हैं। Let's practice the core concept. Land acquisition acts as a bulldozer on tribal social organization. It erodes communal ownership, disempowers traditional governance, and leads to deep cultural disintegration. अब आप बोलो,
एक्सीलेंट। और मिनी रिकैप ये है, इन शॉर्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट सिर्फ जमीन नहीं छीनते, ये ट्राइबल सोसाइटी की नींव को ही डिसमेंटल कर देते हैं। अब थोड़ा पॉजिटिव साइड देखते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ओके। ये है 2020 से क्वेश्चन टेक्स्ट 2020 डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है, रोल एंड फंक्शंस ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स TRIs इन प्रमोटिंग ट्राइबल वेलफेयर एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हाँ, ओके, ये एक मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्राइब क्वेश्चन है। TRIs का काम क्या है? एग्जैक्टली। और एक डिस्क्रिप्टिव आंसर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जाम्पल जरूरी है। सोचो, द ब्यूटीफुल बस्तर ढोकरा आर्ट हाँ, बहुत फेमस है। इतना फेमस कैसे हुआ? इसके पीछे छत्तीसगढ़ के TRI जैसे इंस्टीट्यूशंस का बड़ा हाथ है। वो ऐसी आर्ट फॉर्म्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। और आर्टिस्ट को मार्केट से जोड़ते हैं। एग्जैक्टली, ये TRI का एक प्रैक्टिकल फंक्शन है। ग्रेट एग्जाम्पल। तो ये एक तरह से ट्राइबल कल्चर और मेन स्ट्रीम वर्ल्ड के बीच ब्रिज का काम करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? एक क्लियर और क्रिस्प डेफिनेशन से शुरू करो। Tribal Research Institutes, TRIs, established by state governments with support from the Ministry of Tribal Affairs, serve as a knowledge and research hub for issues related to tribal communities. Their primary goal is to support evidence-based policy formulation and preserve tribal cultural heritage. Simple or to the point. परफेक्ट। ये एग्जामिनर को आसानी से बता देता है कि TRI क्या है। अब आते हैं मेन बॉडी पर। इनके फंक्शंस को कैटेगराइज कैसे करें? We can break it down into three logical parts. First, A. Research, documentation and policy support. ये उनका think tank role है। इसमें 3 सब पॉइंट्स हैं। 1. सोशो-इकोनॉमिक स्टडीज। और थर्ड, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्राइबल आर्ट, फोकलॉर, लैंग्वेजेस, म्यूजिक, रिचुअल्स सबको डॉक्यूमेंट करते हैं। राइट। जैसे टोडा ट्राइब की यूनिक एम्ब्रॉयडरी का डॉक्यूमेंटेशन। गॉट इट। तो ये रिसर्चर्स, पॉलिसी एडवाइजर्स और कल्चरल आर्काइविस्ट्स हैं। सेकंड मेजर फंक्शन क्या है? सेकंड, उनका हैंड्स ऑन रोल है। बी. डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रमोशन। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। 1. कैपेसिटी बिल्डिंग। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, NGO वर्कर्स और ट्राइबल यूथ को ट्रेन करते हैं। ओके। 2. प्रमोशन ऑफ ट्राइबल आर्ट, जैसे हमने बस्तर आर्ट का एग्जाम्पल डिस्कस किया। और 3. रीजनल डेवलपमेंट असिस्टेंस। वो स्पेसिफिक लोकल नीड्स के हिसाब से टारगेटेड प्रोग्राम्स डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। ये बहुत क्लियर है। इसमें एक क्रिटिकल एंगल ऐड कर सकते हैं क्या, आंसर को स्टैंड आउट करने के लिए? हाँ, एब्सोल्युटली। वो बॉडी का थर्ड पार्ट होना चाहिए, चाहे छोटा ही हो। सी. चैलेंजेस फेस्ड बाय TRIs। बहुत सारे TRIs फंडिंग और एक्सपर्ट रिसर्चर्स की कमी से सफर करते हैं। उनका नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन भी लिमिटेड होता है। ये एक अच्छी लेयर ऑफ एनालिसिस ऐड करता है। कंक्लूजन कैसे करें? एक पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग नोट पर कंक्लूड करो। TRIs are vital institutions that bridge the gap between tribal communities and the state. By strengthening their research capacity, they can become powerful catalysts for the empowerment and holistic development of India's tribal population. Awesome. Let's get to the cross questions. 1. एक डिस्क्रिप्टिव आंसर को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? की है एक क्लियर स्ट्रक्चर यूज करना और हर फंक्शन को एक कॉन्क्रीट रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जोड़ना। जैसे बस्तर आर्ट, एग्जाम्पल्स एक ड्राई लिस्ट में जान डाल देते हैं। 2. TRIs के फंक्शंस को किन कैटेगरीज में डिवाइड करना बेस्ट है? एक अच्छा स्ट्रक्चर है। 1. रिसर्च एंड पॉलिसी, उनका ब्रेन फंक्शन। 2. डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, उनका हैंड्स फंक्शन। और 3. चैलेंजेस पर एक छोटा क्रिटिकल एंगल। इसे 360 डिग्री व्यू मिलता है। थर्ड, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फ्रेज यूज करने का क्या सिग्निफिकेंस है? ये मॉडर्न गवर्नेंस का एक की फ्रेज है। ये दिखाता है कि पॉलिसीज गैसवर्क पर नहीं, बल्कि सॉलिड रिसर्च और डेटा पर बेस्ड होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि आप TRIs का रोल समझते हो। फोर्थ, क्रिटिकल एंगल, चैलेंजेस ऐड करना जरूरी है जब क्वेश्चन सिर्फ डिस्क्राइब करने को कह रहा हो। हाँ, एक छोटा सा क्रिटिकल एंगल दिखाता है कि आप सिर्फ फैक्ट्स लिस्ट नहीं कर रहे, बल्कि इंस्टीट्यूशन की रियल वर्ल्ड फंक्शनिंग की डीपर अंडरस्टैंडिंग रखते हो। ये आंसर को एलिवेट करता है। फिफ्थ, TRIs को ब्रिज क्यों कहा गया है? क्योंकि वो 2 वर्ल्ड्स के बीच ब्रिज हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज का वर्ल्ड, उनके नीड्स, कल्चर, प्रॉब्लम्स, और पॉलिसी मेकर्स का वर्ल्ड, गवर्नमेंट। वो एक की रियलिटी दूसरे के लिए ट्रांसलेट करते हैं। लास्ट वन, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन मेंशन करना क्यों अच्छा पॉइंट है? ये दिखाता है कि आप लार्जर इकोसिस्टम ऑफ नॉलेज क्रिएशन को समझते हो। ये TRIs के चैलेंजेस को ओवरकम करने का एक तरीका सजेस्ट करता है। चलो इसको रिहर्स करो। द कोर आइडिया इज TRIs perform 3 core functions, being the brain through research, the hands through development, and the voice through cultural preservation. परफेक्ट। द मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ट्राइज ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए थिंक टैंक की तरह काम करते हैं। उनके कल्चर को प्रिजर्व करने और डेवलपमेंट को गाइड करने में हेल्प करते हैं। अब एक कंट्रोवर्शियल लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। ये भी 2020 से है, जॉब रिजर्वेशंस। क्वेश्चन टेक्स्ट 2020. Discuss the effect of job reservations in alleviating unemployment among tribal people of India. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है इम्पैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ जॉब रिजर्वेशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट अमंग इंडियाज ट्राइबल पॉपुलेशन। Right. यहाँ कीवर्ड है डिस्कस। मतलब हमें सक्सेसेस और लिमिटेशंस दोनों देखने हैं। सवाल स्पेसिफिक है,
रिजर्वेशन अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में कितना इफेक्टिव रहा है? इसके लिए मेरे पास एक एनालॉजी है। जॉब रिजर्वेशन एक लैडर की तरह है जो उस इंसान को दी गई है जो रेस में बहुत पीछे से शुरू कर रहा है। ठीक है। लैडर से वो ऊपर चढ़ सकता है, पर अगर उसे चढ़ने की ट्रेनिंग यानी एजुकेशन ही ना मिली हो या लैडर सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही जाती हो, मतलब लोअर लेवल जॉब्स, तो इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। That's a very effective analogy. It captures the core dilemma perfectly. इंट्रोडक्शन के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस से शुरू करना चाहिए। ओके Job reservations, rooted in Article 16(4) and 335 of the Constitution, are a key affirmative action policy. They are not just about jobs, but a tool to address historical injustices and ensure representation for tribal communities. राइट। तो ये रिजर्वेशन को एक सोशल जस्टिस के टूल की तरह फ्रेम करता है, नॉट जस्ट अ पॉवर्टी प्रोग्राम। अब बॉडी में इसके इफेक्ट्स कैसे डिस्कस करें? इसे दो क्लियर पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट, ए पॉजिटिव इफेक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अपलिफ्टमेंट। इसमें 3 की पॉइंट्स हैं। 1, इंक्रीज्ड एक्सेस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। रिजर्वेशन ने उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के दरवाजे खोले हैं। हाँ। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में स्टेट पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उनकी प्रेजेंस बढ़ी है। सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब अपवर्ड मोबिलिटी का एक पावरफुल टूल है। ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, उनकी पूरी फैमिली और कम्युनिटी की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करता है। और थर्ड, ये अक्सर मिस हो जाता है, इंक्लूजन इन गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट। ये सिर्फ इकोनॉमिक से आगे जाता है। जब ट्राइबल इंडिविजुअल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स बनते हैं, वो गवर्नेंस में एक नया पर्सपेक्टिव लाते हैं। वो रोल मॉडल्स की तरह एक्ट करते हैं। ओके ये हुई गुड साइड। द लैडर इज वर्किंग टू सम एक्सटेंट। अब लिमिटेशंस क्या हैं? वो बॉडी का सेकंड पार्ट, बी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। यहाँ भी 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, concentration and lower level jobs. A large majority of reserved jobs group C और D कैटेगरीज में हैं। Higher bureaucratic positions, जहां policy decisions होते हैं, वहां उनका representation अभी भी बहुत कम है। स्कॉलर क्रिस्टोफ जाफरोट ने इसको symbolic inclusion कहा है। सेकंड बड़ा चैलेंज क्या है? लो एजुकेशनल अटेनमेंट, ये सबसे बड़ा बॉटलनेक है। रिजर्वेशन का लाभ उठाने के लिए जरूरी एजुकेशन और स्किल्स ही कई लोगों के पास नहीं है। इससे पोस्ट वैकेंट रह जाती हैं। और थर्ड लिमिटेशन, रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी एंड क्रीमी लेयर। सोशियोलॉजिस्ट एंड्रे बटेल ने आर्ग्यू किया है कि सिर्फ रिजर्वेशन पर फोकस करने से क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे फंडामेंटल नीड से ध्यान हट सकता है। और क्रीमी लेयर का इशू भी है, राइट। जहां बेनिफिट्स अक्सर कम्युनिटी के अंदर कुछ वेल ऑफ फैमिलीज ही ले जाते हैं। अ वेरी नुआंस्ड डिस्कशन। इसका कंक्लूजन कैसे करें? कंक्लूजन बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। While job reservation has been an essential first step for inclusion, its effectiveness is constrained by educational deficits. Sustainable transformation requires a multi-pronged approach, supplementing reservations with a massive investment in quality education like EMRS and skill development like Vandhan Vikas Karyakram. Perfect. Time for the cross questions. 1. Article 16(4) और 335 को इंट्रो में मेंशन करना स्ट्रक्चरली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दिखाता है कि आपको लीगल बेसिस पता है। ये प्रूव करता है कि रिजर्वेशन कोई पॉलिटिकल हैंडआउट नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो मेरिट आर्टिकल 335 को सोशल जस्टिस आर्टिकल 16(4) के साथ बैलेंस करता है। 2. पॉजिटिव इफेक्ट्स में इंक्लूजन एंड गवर्नेंस वाला पॉइंट इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि ये डिस्कशन को सिर्फ जॉब्स और पैसों से आगे ले जाता है। ये रिजर्वेशन के पॉलिटिकल और सोशल एम्पावरमेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। थर्ड, क्रिस्टोफ जफरलॉट और आंध्र बेतेल जैसे स्कॉलर्स को कोट करने से क्या वैल्यू ऐड होती है? ये आपके आर्ग्यूमेंट्स को डेप्थ और अथॉरिटी देता है। ये दिखाता है कि आपने इस टॉपिक पर क्रिटिकल डिबेट्स को एंगेज किया है। फोर्थ, एजुकेशनल गैप को सबसे बड़ा चैलेंज क्यों माना जाता है? क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्वालिफिकेशन नहीं। अगर लोग एजुकेटेड ही नहीं होंगे तो पॉलिसी एंट्री लेवल पर ही फेल हो जाती है। फिफ्थ, कंक्लूजन में EMRS और वन धन योजना जैसी स्पेसिफिक स्कीम्स का नाम लेना क्यों अच्छा है? ये आपके सोल्यूशन को कॉन्क्रीट और प्रैक्टिकल बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। ये दिखाता है कि आप करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव से अवेयर हो। और सिक्स्थ, अफर्मेटिव एक्शन टर्म का मतलब क्या है? ये एक ब्रॉडर टर्म है उन पॉलिसीज के लिए जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए डिजाइन की जाती हैं, टू करेक्ट फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन इंडिया का प्राइमरी फॉर्म है। राइट। Practice this sentence. It captures the whole debate. Reservation offers a ladder of inclusion, but its success is limited by the lack of training to climb it, educational gaps, and the fact that the ladder often doesn't reach the top floors. चलो कोशिश करो। ग्रेट। तो मिनी रिकैप ये है, इन शॉर्ट रिजर्वेशन एक जरूरी टूल है पर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मैजिक बुलेट नहीं है। इसे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से सपोर्ट चाहिए। चलो अब आते हैं ओवरऑल वेलफेयर स्कीम्स पर। ये है 2019 से। ओके। क्वेश्चन टेक्स्ट 2019. Critically assess the existing plans and programs meant for tribal welfare. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है इवैल्यूएशन ऑफ द एफिकेसी एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड प्रोग्राम्स फॉर ट्राइबल वेलफेयर। यहाँ कीवर्ड है क्रिटिकली असेस। तो हम सिर्फ स्कीम्स के नाम नहीं गिना सकते, हमें उनकी सक्सेस और फेलियर को एनालाइज करना है। Exactly.
द गैप बिटवीन प्रॉमिस एंड रियलिटी। यस, मेरे पास इसके लिए एक एनालॉजी है। बताइए। सोचो किसी को प्यास लगी है हम्म। और गवर्नमेंट ने एक सुपर एडवांस वाटर पाइपलाइन डिजाइन की है। राइट, ये है पॉलिसी इंटेंट। राइट। लेकिन जमीन पर उस पाइपलाइन में लीक्स हैं, पानी लास्ट माइल तक नहीं पहुंच रहा। ये है एग्जीक्यूशन गैप। यही हाल कई ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स का है। लव दैट एनालॉजी। इट परफेक्टली कैप्चर्स द इंटेंट वर्सेस एग्जीक्यूशन गैप। तो इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करें? एक कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैटिस्टिकल हुक से शुरू करो। The welfare of India's 8.6% tribal population is a constitutional mandate under Article 46. However, a critical assessment reveals a persistent and wide gap between policy intent and ground reality. क्रिस्प, ये कोर टेंशन को शुरू में ही सेट कर देता है। अब बॉडी के लिए क्रिटिकल असेसमेंट को स्ट्रक्चर कैसे करें? Intent versus reality framework यूज करना एक अच्छा तरीका है। First part A. Key programs and their noble intent. यहाँ ब्रीफली बताओ कि इंटेंशंस क्या हैं। ओके, जैसे लीगल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स जैसे 5th 6th शेड्यूल्स, पीसा और एफआरए। फिर सेक्टोरल इनिशिएटिव्स जैसे ईएमआरएस एजुकेशन के लिए और वन धन विकास योजना लाइवलीहुड के लिए। ओके, ये हो गया इंटेंट। अब रियलिटी पर आते हैं, द लीक्स एंड ब्लॉकेजेस। ये सेकेंड और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बी. क्रिटिकल असेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। यहाँ रियलिटी बतानी है। फर्स्ट, पॉलिसी एंड लीगल फेलियर्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ट्राइबल पॉलिसी अभी तक ड्राफ्ट फॉर्म में है, डेकेड से। हाँ। एफआरए इम्प्लीमेंटेशन इनकंसिस्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के 2020 के रिपोर्ट के अनुसार 50% से भी कम क्लेम्स अप्रूव हुए हैं नेशनली। ये डेटा पॉइंट बहुत पावरफुल है। और क्या गैप्स हैं? सेकंड है डिस्प्लेसमेंट एंड मार्जिनलाइजेशन। पैसा जैसे कानून के बावजूद पोलावरम डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ग्राम सभा कंसेंट के रूल्स को इग्नोर करके आगे बढ़े हैं। और थर्ड, सर्विस डिलीवरी इश्यूज। कई ईएमआरएस में टीचर्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हेल्थ केयर सर्विसेज अक्सर कल्चरली इंसेंसिटिव होती हैं। दैट्स अ शार्प क्रिटिक। इसका कंक्लूजन कैसे करें? कंक्लूजन में कोर प्रॉब्लम को समराइज करके एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशन सजेस्ट करना चाहिए। द आर्किटेक्चर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन इंडिया इज रोबस्ट ऑन पेपर बट इज ऑफन क्रिपल्ड बाय इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। Bridging this last mile delivery gap requires enhancing accountability, empowering local communities, and adopting culturally sensitive strategies. परफेक्ट। चलो, क्रॉस क्वेश्चंस। 1. आर्टिकल 46 से शुरू करना स्ट्रक्चरली इफेक्टिव क्यों है? ये एस्टैब्लिश करता है कि ट्राइबल वेलफेयर कोई चैरिटी नहीं बल्कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ये आपके आंसर को एक स्ट्रॉन्ग लीगल और मॉरल फाउंडेशन देता है। 2. 50% अप्रूवल रेट फॉर एफआरए क्लेम्स वाला डेटा इतना इम्पैक्टफुल क्यों है? डेटा आपके आर्ग्यूमेंट को एक वेग ओपिनियन से एक कॉन्क्रीट वेरीफाइबल फैक्ट बना देता है। इससे क्रेडिबिलिटी मिलती है। 3. इंटेंट वर्सेस एग्जीक्यूशन गैप फ्रेमवर्क यूज करने का मेन एडवांटेज क्या है? ये एक बहुत क्लियर और लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है। आप पहले पॉलिसीज के अच्छे इंटेंशंस को एक्नॉलेज करते हो और फिर उनके रियल वर्ल्ड फेलियर्स का एक पावरफुल क्रिटिक प्रेजेंट करते हो। 4. पोलावरम डैम जैसा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम लेना क्यों जरूरी है? ये आपकी क्रिटिसिज्म को स्पेसिफिक बनाता है, जनरल नहीं। ये आपके आर्ग्यूमेंट को एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी में एंकर करता है। 5. कल्चरली इनसेंसिटिव हेल्थ केयर का मतलब क्या है? इसका मतलब है हेल्थ सर्विसेज देना उनकी बिलीव्स, लैंग्वेज या ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट किए बिना, जैसे उनके ट्रेडिशनल हीलर्स को डिसमिस करना। इससे एक्सेस का बैरियर क्रिएट होता है। और 6. ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया जैसा फ्रेज कंक्लूजन में क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप समझते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिसीज में नहीं बल्कि उन्हें इंप्लीमेंट करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी है। ये एक डीपर सिस्टमिक इशू की तरफ इशारा करता है। Let's rehearse this core idea. The challenge of tribal welfare lies not in the absence of policies, but in the vast and persistent gap between policy intent and on-ground execution. अब तुम बोलो। ग्रेट। और मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, इंडिया के पास ऑन पेपर एक्सीलेंट ट्राइबल वेलफेयर प्लान्स हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस के कारण वो आमतौर पर ग्राउंड पर बेनिफिट्स डिलीवर करने में फेल हो जाते हैं। Moving on to a question from 2016. ये क्वेश्चन 2019 वाले से थोड़ा अलग है। यहाँ फोकस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर है। हाँ, Question text 2016. Discuss the various tribal development programs and plans have impacted the process of social transformation among tribes. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है इम्पैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्लान्स ऑन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अमंग ट्राइब्स। बिल्कुल, यहाँ हमें देखना है कि इन प्रोग्राम से उनके सामाजिक ढांचे में, उनके रिलेशनशिप्स में, उनकी सोच में क्या बदलाव आए हैं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ट्राई करती हूँ। सोचो, एक ट्राइबल गांव में एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खुल गया। ठीक है। अब वहां के बच्चे पढ़ लिख कर बाहर जॉब करने लगे। इससे गांव में पैसा आया, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, बट एट द सेम टाइम एक जनरेशन गैप आ गया, कल्चरल चेंज। परफेक्ट एग्जाम्पल। एक ही प्रोग्राम से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। एग्जैक्टली। ये ट्रांसफॉर्मेशन के डुअल नेचर को दिखाता है। इंट्रोडक्शन के लिए हम डेटा से शुरू कर सकते हैं। इंडियाज 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन हैज बीन द फोकस ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स लाइक द ट्राइबल सब प्लान। These programs have acted as significant catalysts for social transformation, bringing both opportunities for upward mobility and challenges to their cultural identity.
नाइस हुक। अब बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करें? 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। फर्स्ट ए, पॉजिटिव सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें 2 पॉइंट्स। 1, एजुकेशनल एडवांसमेंट्स। ट्राइबल लिटरेसी रेट्स 853% इन 1961 से बढ़कर 59% इन 2011 हो गए। वाओ। इससे उनमें राइट्स अवेयरनेस आई। सेकंड, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पीस एक्ट ने ग्राम सभास को एम्पावर किया है। ओके, एजुकेशन और पॉलिटिकल वॉइस। बिल्कुल। सेकंड एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सेकंड पार्ट है बी, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट। यहाँ भी 2 पॉइंट्स। 1, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड इंटीग्रेशन। MGNREGA और ट्राइफेड जैसी स्कीम्स ने नए इनकम सोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। 2, कल्चरल प्रेजर्वेशन एंड प्रमोशन। दूसरी तरफ TRs और हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसे इवेंट्स ने उनके कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट किया है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेटिव साइड क्या है? वो है थर्ड पार्ट, सी, नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट, इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। नए पंचायत सिस्टम्स ने उनके ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को वीकन किया है। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट विद नॉन ट्राइबल इंटरेस्ट्स। FRA जैसे कानून अक्सर पावरफुल इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट से टकरा जाते हैं। ओडिशा का पोस्को प्रोजेक्ट इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। ये कम्प्लेक्सिटी को क्लियरली दिखाता है। इसका कंक्लूजन क्या होगा? चलो क्विक फायर क्रॉस क्वेश्चनिंग। 1, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को सिंपल वे में कैसे डिफाइन करोगे? समाज के स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस और वैल्यूज में आने वाले सिग्निफिकेंट बदलाव। सोचो, एक फंडामेंटल शिफ्ट इन हाउ द सोसाइटी फंक्शंस। 2, लिटरेसी रेट का डेटा 8.53% टू 59% यूज करना क्यों इफेक्टिव है? ये ट्रांसफॉर्मेशन को क्वांटिफाई करता है। ये सॉलिड प्रूफ देता है सिर्फ एजुकेशन इंप्रूव हुई है कहने से ज्यादा पावरफुल है। 3, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट को अलग अलग क्यों दिखाना चाहिए? क्योंकि ये स्टेटस के डिफरेंट डायमेंशंस हैं। पैसा होना इकोनॉमिक पावर और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होना पॉलिटिकल पावर एक ही बात नहीं है। फोर्थ, हॉर्नबिल फेस्टिवल कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए अच्छा एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि ये दिखाता है कि डेवलपमेंट का मतलब हमेशा एसिमिलेशन नहीं होता। ये कल्चरल आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करना भी हो सकता है। फिफ्थ, POSCO प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल यहाँ कैसे फिट होता है? ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है, डेवलपमेंट फॉर होम। ये दिखाता है कि स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पाथ अक्सर ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स से क्लैश करता है। और सिक्स्थ, ऑन देयर ओन टर्म्स का कंक्लूजन में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डेवलपमेंट मॉडल उन पर थोपा ना जाए, बल्कि उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन और कंसेंट से डिजाइन किया जाए, जो उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करे। राइट। It is this. Development plans have led to a dual social transformation, empowerment through education on one side and alienation through displacement on the other. Now you try. ग्रेट प्रैक्टिस। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ने ट्राइबल सोसाइटी को प्रोफाउंडली चेंज किया है, पर ये चेंज प्रोग्रेस और पेन का मिक्स्ड बैग रहा है। और अब हमारा आखिरी क्वेश्चन 2015 से। ये पिछले वाले से काफी मिलता जुलता है, पर इसका फोकस नेचर ऑफ सोशल चेंज पर है। ओके। Question text 2015. Discuss the nature of social change in tribal India under the impact of developmental programs. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम, द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज, assimilation versus assertion in tribal India due to development programs. हाँ, यहाँ नेचर वर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब बदलाव कैसा है? क्या वो एसिमिलेशन है, मेन स्ट्रीम में मिल जाना, या असर्शन है, अपनी पहचान को और मजबूत करना? प्रिसाइसली। ये एक ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन है। चलो एक एनालॉजी यूज करते हैं। इमेजिन करो एक छोटी नदी एक बड़े समुद्र से मिल रही है। ओके। एक पॉसिबिलिटी है कि नदी अपना अस्तित्व खो दे और समुद्र का हिस्सा बन जाए, वो है असिमिलेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि नदी समुद्र में एंटर करने के बावजूद अपनी अलग आइडेंटिटी बनाए रखे, वो है असर्शन। ब्यूटीफुल एनालॉजी। इसका इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करें? एक फॉर्मल डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं। Social change, as defined by sociologist Kingsley Davis, is the alteration in the structure and function of a social system. In tribal India, developmental programs have led to a dual process of assimilation into the mainstream and the assertion of their unique ethnic identity. लव इट। ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रो में ही लेआउट कर देता है। बॉडी में स्टग ऑफ वॉर को कैसे दिखाएं? इसे अलग अलग डोमेन्स में दिखा सकते हैं। फर्स्ट, ए, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ दोनों दिखते हैं। असर्शन के लिए पैसा एक्ट ने उन्हें सेल्फ रूल का प्लेटफॉर्म दिया। झारखंड का पथालगढ़ी मूवमेंट इसका पावरफुल एग्जाम्पल है। राइट। और एसिमिलेशन के लिए मार्केट इकोनॉमी में इंटीग्रेशन ने उनके ट्रेडिशनल सिस्टम्स को शिफ्ट किया है, उन्हें मेन स्ट्रीम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में असिमिलेट करते हुए। तो एक ही चीज से पॉलिटिक्स में असर्शन और इकोनॉमिक्स में असिमिलेशन हो रहा है। सेकंड पार्ट क्या है? बी, एजुकेशनल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। यहां भी वही थीम, एजुकेशनल एडवांसमेंट्स एंड मॉडर्नाइजेशन उन्हें मॉडर्न वर्ल्ड में लाता है, जो आमतौर पर एसिमिलेशन की तरफ ले जाता है। सोशियोलॉजिस्ट GS घुरिये ने इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया था। आई सी द पैटर्न। और थर्ड पार्ट? ठीक है, आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस। यहाँ टेंशन सबसे ज्यादा विजिबल है। एक तरफ सरदार सरोवर डैम जैसे प्रोजेक्ट से डिस्प्लेसमेंट एंड एलियनेशन हुआ है, दूसरी तरफ इन्हीं थ्रेट से आइडेंटिटी का असर्शन और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स भी स्ट्रांग हुए हैं। तो असिमिलेशन का प्रोसेस ही असर्शन को ट्रिगर कर सकता है। इसका कंक्लूजन कैसे करें? The nature of social change in tribal India is therefore not linear but dialectical. It is a continuous tug of war between assimilation and assertion. A sustainable future requires balancing economic integration with cultural preservation.
a path of integration without assimilation, as advocated by Warrior Elwin. ब्रिलियंट। लास्ट सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस। 1, किंग्सली डेविस जैसे सोशियोलॉजिस्ट को कोट करने से इंट्रो कैसे स्ट्रांग बनता है? ये दिखाता है कि आप सोशल चेंज को एक फॉर्मल सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये आपके आंसर को एक थ्योरेटिकल एंकर देता है। 2, पाथलगढ़ी मूवमेंट असर्शन का क्लासिक एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि इसमें कम्युनिटीज ने ट्रेडिशनल कल्चरल सिंबल पथरल्स को यूज करके अपने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को असर्ट किया। इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी टू असर्ट आइडेंटिटी। 3, जीएस घुरिये का जिक्र यहाँ रेलेवेंट क्यों है? ये असिमिलेशन पर एक हिस्टोरिकल एकेडमिक पर्सपेक्टिव देता है। ये दिखाता है कि इस प्रोसेस को प्रोमिनेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया है। 4, असिमिलेशन वर्सेस असर्शन कॉन्फ्लिक्ट को आंसर में कैसे दिखाएं? इसका बेस्ट तरीका है ये दिखाना कि कैसे एक ही इनपुट जैसे एजुकेशन दोनों आउटकम्स दे सकता है। एजुकेशन से शहर में जॉब असिमिलेशन भी मिल सकती है, और अपने सेक्रेड ग्रोव को बचाने के लिए कोर्ट केस फाइल करने का नॉलेज असर्शन भी। 5, वरियर एल्विन का नाम कंक्लूजन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एल्विन की पूरी लाइफ का काम इन दो एक्सट्रीम्स के बीच एक मिडिल पाथ ढूंढना था। उनका आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन ऑन देयर ओन टर्म्स इस डिबेट के लिए परफेक्ट कंक्लूडिंग थॉट है। लास्ट 1, ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस का लॉस सोशल चेंज का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस का लॉस नहीं है, ये उनके पूरे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, उनके वर्ल्ड व्यू और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का इरोजन है। राइट। चलो अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। द नेचर ऑफ सोशल चेंज इन ट्राइबल इंडिया इज ड्यूअलिस्टिक। इट इज अ साइमल्टेनियस स्टोरी ऑफ assimilation into the mainstream economy and culture and a powerful assertion of a unique political and ethnic identity. Rehearse this. ग्रेट। और फाइनल मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, डेवलपमेंट का इम्पैक्ट ट्राइबल सोसाइटी को दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक साथ खींच रहा है, मेन स्ट्रीम में मर्ज होने की तरफ और अपनी यूनिकनेस को प्रिजर्व करने की लड़ाई की तरफ। तो दोस्तों, ये था हमारा इन डेप्थ डिस्कशन ऑन सम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज रिलेटेड टू इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज। व्हाट अ जर्नी, राइट? बिल्कुल, फ्रॉम द माइंड्स ऑफ ओडिशा टू द डेमोक्रेटिक हॉल्स ऑफ पावर। द की टेकअवे ये है कि ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए डेवलपमेंट कभी एक सिंपल न्यूट्रल वर्ड नहीं है। इट्स ऑलवेज लोडेड। एक तरफ एम्पावरमेंट के दरवाजे खुलते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी आइडेंटिटी और लाइवलीहुड पर खतरा भी बढ़ता है। सो लेट्स डू अ क्विक एनर्जेटिक रिकैप। हमने समझा माइनिंग्स इम्पैक्ट, इससे इकोनॉमिक, सोशल और डेवलपमेंटल तीनों फ्रंट्स पर डैमेज होता है। डेमोक्रेसीज इम्पैक्ट, इट्स अ पैराडॉक्स। वॉइस मिलती है पर इम्प्लीमेंटेशन गैप्स के कारण वो सुनी नहीं जाती। लैंड एक्विजिशन, ये एक्ट्स उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बुलडोजर की तरह रहे हैं। जॉब रिजर्वेशंस एक जरूरी लैडर पर एजुकेशन के फ्यूल के बिना इनइफेक्टिव है। और वेलफेयर प्रोग्राम्स, सबसे बड़ी स्टोरी यहाँ लीकी पाइपलाइन की है। ग्रेट इंटेंशंस, पुअर रिजल्ट्स। और फाइनली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, हमने देखा कि ये कांस्टेंट टग ऑफ वॉर है असिमिलेशन और असर्शन के बीच। ये सब जानने के बाद एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना, डेवलपमेंट का असली मतलब क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ रोड्स, डैम्स और फैक्ट्रीज बनाना है? या इसका मतलब ऐसी प्रोग्रेस है जिसमें इंडिया की 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन की यूनिक आइडेंटिटी, उनकी ऑटोनॉमी और उनके कल्चर का भी सम्मान हो? थोड़ा सोच लो इस पर। What a powerful thought to end on. अगर आज के इस गहरे विश्लेषण से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। अगली बार मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग।